एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। इससे पहले वीडियोस में हमने बात करी थी कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट क्या होता है, एज इन डिहाइड्रेशन या फिर हाइपोवॉलीमिया क्या होता है। इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हाइपर वॉलीमिया क्या होता है या फिर उसको हम बोलते हैं ओवर हाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन का जस्ट ऑपोजिट। तो आज डिटेल में हम पढ़ेंगे फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, जिसे हम FVE भी बोलते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम डेफिनेशन कि फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस क्या होता है। ओके, hypervolemia, that is fluid volume excess, is a condition in which there is excess fluid, water या फिर सोडियम, in the extracellular compartment leading to an increased blood volume and tissue edema। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात ध्यान में देने वाली है वो क्या है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट्स जो है वहां पे एक्सेस फ्लूइड हो रहा है। ठीक है, हमने पढ़ा है कि एक तो सपोज ये हमारा ब्लड वेसल है और ये हमारे सेल्स है। ठीक है, ये सेल्स है, तो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है ना, सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं ICF, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, और बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सपोज इस स्पेस में जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड मतलब सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है ये 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ECF 3 टाइप्स के होते हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, पर यहाँ जस्ट मैं ओवरव्यू दे रही हूँ। ECF जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो है वो कौन कौन से है, इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, IF इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दूसरा है इंट्रावस्कुलर फ्लूइड। ओके, वैसे इसको IVF नहीं बोलते हैं, बट हम जस्ट शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं इंट्रावस्कुलर फ्लूइड, मतलब जो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड है वो भी किस में आता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ही आता है। और तीसरा क्या है, ट्रांस सेल्यूलर। ठीक है, ट्रांससेल्युलर फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंट्रावस्कुलर फ्लूइड, ट्रांससेल्युलर फ्लूइड, ये तीनों जो हैं ये आते हैं ECF के अंदर, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। और अगर ये जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है ये बढ़ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर वॉलीमिया या फिर ओवर हाइड्रेशन। अब ये ओवर हाइड्रेशन या फिर हाइपर वॉलीमिया की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। वही हाइपर वॉलीमिया का मतलब ही है वॉल्यूम का इंक्रीज हो जाना। और वॉल्यूम इंक्रीज कैसे होगा, जब ब्लड में फ्लूइड जो है, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ज्यादा बढ़ जा रहे हैं, फ्लूइड बढ़ जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर वॉलीमिया या फिर ओवर हाइड्रेशन। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज लिखी है वो है टिश्यू इडीमा। ठीक है, अब हमें इतना पता है कि जब भी ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स जो है ये बढ़ जाए, इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड प्रेजेंट है अगर वो बढ़ जाता है तो बॉडी में क्या हो जाता है, इडीमा, स्वेलिंग हो जाती है। आप जैसे ऐसे टच करोगे, ऐसे प्रेस करोगे तो वो एक शेप आ जाता है, फिर उसको थोड़ा टाइम लगता है। आपने देखा होगा, बहुत लोगों को हॉस्पिटल में भी देखा होगा, आपके आसपास भी देखा होगा, तो उसे हम बोलते हैं इडीमा। ठीक है, स्वेलिंग। ओके, अब आते हैं हम कॉजेस पे कि कॉजेस क्या क्या होते हैं इसके। तो यहाँ पे हमने 3 कॉजेस जो है वो लिखे हुए हैं मेन, उसके अंदर सब कैटेगरीज है। सबसे पहला जो है एक्सेस फ्लूइड इनटेक। ठीक है, मतलब अगर फ्लूइड का इनटेक बढ़ गया है किसी भी तरीके से, चाहे वो इंट्रावेनस हो या फिर वो आप डायरेक्टली पानी पी रहे हो, किसी भी रीजन से अगर पानी आपने ज्यादा लेना शुरू कर दिया है। अब इसमें क्या क्या है, एक्सेसिव IV फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, किसी को भी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और ज्यादा उनको IV फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया गया है तो क्या हो सकता है, ओवर हाइड्रेशन। रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज जब भी हम करते हैं तो उसका एक टाइम होता है, उसकी एक स्पीड होती है। अगर उस स्पीड से ज्यादा स्पीड में आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो भी ओवर हाइड्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं बीच बीच में हम लेसिक्स देते हैं। लेसिक्स एज इन वो बॉडी से जो भी एक्सेस वाटर है उसको बाहर निकालता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक्सेसिव सोडियम इनटेक।
ठीक है। एक्सेसिव सोडियम इनटेक आप कैसे ले सकते हो, या तो डाइट में, ठीक है, जैसे आप खाना खा रहे हो, आप सॉल्ट ज्यादा खाते हो, सॉल्ट क्या है, NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम किसी भी तरीके से, चाहे वो IV के थ्रू हो, चाहे वो आपके डाइट के थ्रू हो, अगर आपके बॉडी में सोडियम इंक्रीज होता है तो सोडियम वाटर को रिटेन बहुत अच्छे से करता है। तो सोडियम अगर बॉडी में बढ़ा तो वाटर भी बढ़ता है, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लूइड रिटेंशन या फिर डिक्रीज्ड एक्सक्रीशन। अब देखो, एक तरीका ये है कि हमने पानी ज्यादा पी लिया या फिर किसी भी तरीके से पानी बॉडी में चला गया, ठीक है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि जो भी हमारे बॉडी में पानी है, हम इनपुट तो ले रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं हो रहा, मतलब एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा है पानी। अब वो कौन कौन से रीजन में होता है? अच्छा, रिटेंशन का मतलब होता है रुक जाना, जैसे बाहर नहीं निकलना, उसको हम रिटेन बोलते हैं, रिटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर, लिवर सिरोसिस और यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें वाटर जो है बॉडी के अंदर रिटेन हो जाता है, मतलब वाटर जो है बॉडी के अंदर ही रह जाता है, बहुत ही कम अमाउंट में वो बाहर निकलता है। अब इसके पीछे जो मैकेनिज्म है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर देखो, हार्ट फेलियर में डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, ठीक है, ये डिक्रीज का साइन है, डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है हार्ट फेलियर में, ठीक है। अब अगर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया तो बॉडी में जो वॉल्यूम है, जो ब्लड है, ठीक है, वो क्या हो पा रहा है, उसका वो किडनी तक प्रॉपरली पहुंच नहीं पाएगा और किडनी से फिर वो जो वाटर है वो बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है। उसके वजह से क्या हो रहा है, फ्लूइड रिटेंशन, ओके। फ्लूइड जो है वो बॉडी में ही रह जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम रीनल फेलियर। रीनल फेलियर में क्या होता है, हमारा जो किडनी है वो फेल हो रहा है, रीनल हम किडनी को बोलते हैं। तो रीनल फेलियर में क्या हो रहा है, अनएबल टू एक्सक्रीट सोडियम एंड वाटर। अगर किडनी डैमेज्ड है या किडनी फेल हो रहा है तो वो क्या करता है, सोडियम और वाटर को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये सोडियम और वाटर क्या होते हैं, बॉडी में ही रह जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस में भी कंडीशन है, उसमें क्या होता है, ऑल्टर्ड ऑन्कोटिक प्रेशर। अब जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो क्या करता है, वो भी वाटर को होल्ड करके रखता है, ऑन्कोटिक प्रेशर, ठीक है। तो अगर ऑन्कोटिक प्रेशर ऊपर नीचे हुआ तो वाटर का जो लेवल है, फ्लूइड का जो लेवल है वो भी ऑल्टर होगा। साथ ही साथ एल्डोस्टेरॉन एक्सेस। अब ये जो एल्डोस्टेरॉन है, ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ये जो है ये हमारी बॉडी में वाटर और सोडियम का रिटेंशन कराने में हेल्प करता है, मतलब उसको बाहर नहीं निकलने देता है, उसको रोकता है बॉडी के अंदर। अगर ये ज्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, ये सोडियम और वाटर को और ज्यादा रोकना शुरू कर देगा, ये जाने ही नहीं देगा सोडियम और वाटर को बॉडी से बाहर। अगर सोडियम और वाटर बॉडी से बाहर जा ही नहीं रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ओवर हाइड्रेशन या फिर हाइपर वॉलीमिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एक टाइप का ड्रग है, ओके। हम इसे बाहर से भी लेते हैं, और कुछ ऐसे हार्मोन्स भी हमारे, जैसे कॉर्टिसोल है, वो भी, अगर कॉर्टिसोल भी इंक्रीज होता है तो वो भी सोडियम और वाटर को रिटेन करता है, क्योंकि कॉर्टिसोल जो है वो भी एल्डोस्टेरॉन के जैसे ही एक्ट करता है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि अगर इंक्रीज्ड कॉर्टिसोल लेवल है, ठीक है, तो भी सोडियम और वाटर रिटेन होगा बॉडी में, ठीक है। तो यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या फिर इंक्रीज्ड कॉर्टिसोल, सोडियम और वाटर बॉडी में रिटेन करेंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा कॉजेस फ्लूइड रिटेंशन और डिक्रीज्ड एक्सक्रीशन के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम हार्मोनल कॉजेस, ठीक है। हार्मोनल कॉजेस एज इन हार्मोनल इम्बैलेंसेस के वजह से अगर बॉडी में फ्लूइड रिटेन होता है, वो देखते हैं। तो ये क्या है, SIADH, ठीक है, SIADH, इसका फुल फॉर्म क्या है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको हम ADH बोलते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ओके। वेसोप्रेसिन भी आपने सुना होगा, वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ओके। तो ये जो जब ये सिक्रीट होता है, ये क्या करता है, ये वाटर रिटेंशन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये जो सिंड्रोम है जिसमें ये एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है ये क्या कर देता है, वाटर को रिटेंशन करता है, मतलब वाटर को रोकता है। वैसे भी अगर हम देखें, ADH का काम ही होता है वाटर को रिटेन करना, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये। एंटी डायूरेटिक का क्या मतलब होता है, डायूरेटिक्स ऐसे चीज है जो बॉडी से वाटर को या फ्लूइड को
बाहर निकाल रही है, एक्सक्रीट आउट कर रही है, उसका ऑपोजिट काम कौन करता है, एंटी डायूरेटिक। ये बॉडी में वाटर और सोडियम को रिटेन करते हैं, मतलब रोक कर रखते हैं, ठीक है। और इस जो सिंड्रोम है, इस सिंड्रोम में क्या हो रहा है, ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है यही बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से बॉडी में वाटर रिटेंशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं कोशिंग सिंड्रोम्स। तो ये जो कोशिंग सिंड्रोम्स है, बहुत लोग कोशिंग बोलते हैं, बहुत लोग कासिंग बोलते हैं, तो दैट्स टोटली अपॉन यू कि आप क्या प्रोनाउंस करना चाहते हो। मैं कोशिंग सिंड्रोम्स बोलती हूँ। तो कोशिंग सिंड्रोम में क्या है, इंक्रीज्ड कॉर्टिसोल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉर्टिसोल इंक्रीज हो रहा है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो कॉर्टिसोल है वो किसके जैसे एक्ट करता है, एल्डोस्टेरॉन के जैसे, यहाँ है एल्डोस्टेरॉन के जैसे एक्ट करता है, ठीक है। और एल्डोस्टेरॉन का क्या काम है, सोडियम और वाटर को बॉडी में रिटेन करना। तो अगर कॉर्टिसोल इंक्रीज हुआ तो बॉडी में क्या होगा, वाटर और सोडियम रिटेन हो जाएगा, बाहर नहीं निकलने देगा, ठीक है। तो आई होप आपको कॉजेस बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। यहाँ पे कुछ चीजें आप याद रखो, जैसे एल्डोस्टेरॉन याद रखो, कॉर्टिसोल याद रखो, ठीक है। ये कुछ ऐसे हार्मोन्स है जिसको आप याद रखोगे। एडीएच याद रखो। तो ये कुछ ऐसे हार्मोन्स है, अगर आप इसे याद रखते हो तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम किडनी वगैरह पढ़ेंगे, जब हम रीनल पढ़ेंगे तो हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है, अलग से। मतलब जो जैसे यहाँ पे है रीनल फेलियर, तो रीनल फेलियर में ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइन एंड सिम्टम्स। तो जब हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं तो साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पे मैंने अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा है, ठीक है। जैसे कि इन जनरल अगर देखा जाए, ओवरऑल बॉडी में देखा जाए, तो जब भी ओवर हाइड्रेशन होता है, ठीक है, आप सोचो अगर आपके बॉडी में पानी भरना शुरू हो जाए या फिर पानी बढ़ रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, बहुत ही कम यूरिनेशन हो रहा है, आप फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन के लिए जा रहे हैं लेकिन यूरिनेट ज्यादा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, वेट गेन होगा रैपिडली, है ना, क्योंकि पानी अंदर ही रह रहा है, बाहर तो जा नहीं रहा है, तो वेट गेन बहुत जल्दी होता है। उसके अलावा स्वेलिंग, इडीमा होती है, ठीक है, स्वेलिंग होगी, पानी इकट्ठा हो रहा है तो। एंकल, फीट, हैंड और सेक्रल एरिया, तो जो इडीमा है वो आप कहाँ देखोगे, आपके एंकल में, ठीक है, फीट में देखोगे, एंकल में देखोगे, हैंड में देखोगे, हाथ पे आप देख सकते हो, हाथ पे बहुत जल्दी स्वेलिंग होगी। एक वैसे देखा जाता है कि जैसे हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर, इन सब चीजों में ना सबसे ज्यादा एक्सट्रीमिटीज में ही जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट होता है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर कभी भी किसी के एक्सट्रीमिटीज में स्वेलिंग दिख रही हो तो उसे इसका टेस्ट जरूर करवाना चाहिए कि उनका हार्ट, किडनी, लीवर ये हेल्दी है या नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेक्रल एरिया में भी है। सेक्रल एरिया एज इन ये जो पीछे वाला एरिया जहाँ हमारा सेक्रल रीजन है, उस एरिया में भी आपको स्वेलिंग दिखेगी। नेक्स्ट है पफी आईलेट्स, ठीक है, वाटर रिटेंशन की वजह से आईलेट्स जो है वो भी पफी होगा, फेस भी पफी होगा, ओके। उसके बाद डिस्टेंडेड नेक वेन्स, जगलार वेनस डिस्टेंशन, ठीक है। तो हमारे जो जगलार वेन्स होते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा हमारे जगलार वेन्स होते हैं, ये क्या होंगे, डिस्टेंडेड, मतलब बहुत ही ज्यादा उभर के दिख रहे होंगे। और वो दिख क्यों रहे हैं, क्योंकि बॉडी में इतना ज्यादा ओवरलोड हो रहा है। अब हार्ट के पास वॉल्यूम क्या है, बढ़ गया, हार्ट को जल्दी जल्दी पंप करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वेन्स में प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसी वजह से आपको जगुलर वेन जो है वो भी डिस्टेंडेड दिखेगी। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम कार्डियोवास्कुलर कि कार्डियोवास्कुलर में क्या क्या चेंजेस दिखेंगे। तो बाउंडिंग फुल पल्स, अब क्योंकि ब्लड वेसल्स में प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्यों ज्यादा बढ़ रहा है, ओवर हाइड्रेशन की वजह से। हमने पढ़ा था डिहाइड्रेशन में कि जो बीपी है वो कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम बहुत कम हो गया है, तो वो प्रेशर वहां पे फील नहीं होता। उसका जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे है, ब्लड वेसल्स में इतना ज्यादा ब्लड का वॉल्यूम है कि उसकी वजह से पल्स जो है वो बहुत ही बाउंडिंग और बहुत स्ट्रॉन्ग पल्स आपको फील होती है। नेक्स्ट आ जाता है हाइपरटेंशन या फिर हाई बीपी। हाइपरटेंशन को हम शॉर्टकट में HTN लिखते हैं, तो हाइपरटेंशन जिसे हम हाई बीपी बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर क्यों होगा, क्योंकि हाइपरवोलीमिया है, ठीक है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। इंक्रीज्ड सीवीपी, सीवीपी क्या है, सेंट्रल वीनस प्रेशर, ठीक है। तो सेंट्रल वीनस प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और वीनस प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हाइपरवोलीमिया है, हार्ट के पास इतना
टाइम नहीं है, हार्ट के पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो सारा ब्लड एक टाइम पे पंप कर देना, तो वो तो अपने अकॉर्डिंग ही चलेगी, लेकिन जो पीछे से वेनस में जो प्रेशर बढ़ता रहता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हम यहाँ देखेंगे इंक्रीज्ड सेंट्रल वेनस प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट आता है S3 हार्ट साउंड। जब हम हार्ट साउंड पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था हार्ट फेलियर में हमें S3 साउंड सुनाई देता है, तो वही ओवर हाइड्रेशन या हाइपरवोलेमिया अगर हार्ट फेलियर के वजह से हो रहा है तो वहां पे हमें S3 साउंड सुनाई देगा। नेक्स्ट आते हैं हम रेस्पिरेटरी में, तो रेस्पिरेटरी में क्या देखेंगे, डिस्निया। ठीक है, एसओबी मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बोलते हैं हम इसे, तो डिस्निया देख सकते हैं, कफ हो सकता है, मॉइस्ट या फिर क्रैकल साउंड इन लंग्स। ठीक है, तो क्रैकल्स एक टाइप का साउंड है, ये एक रैटलिंग साउंड होता है, अगर पानी वगैरह आ जाए लंग्स में भर जाता है तो उसकी वजह से ये क्रैकल्स साउंड सुनाई देता है। स्टेथोस्कोप से जब आप सुनते हो तो आपको ये क्रैकल साउंड सुनाई देता है। ठीक है, पल्मोनरी इडीमा, पल्मोनरी इडीमा यहाँ पे ये सीवियर केस में, अगर हाइपोवोलेमिया सीवियर केसेस में देखा जाए तो पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है। अब पल्मोनरी एडिमा क्या है, जो लंग्स के एयर सैक्स होते हैं, ठीक है, सपोज ये हमारा लंग्स है, ठीक है, तो ये जो हमारे एयर सैक्स होते हैं ऐसे, तो एयर सैक्स में अगर वाटर फिल्ड हो जाए तो ये क्रैकल साउंड्स आते हैं और उसी को हम पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम न्यूरोलॉजिकल पे। न्यूरोलॉजिकल पे हेडेक देखा जाएगा, कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन क्यों होगा, फ्रॉम सेरिब्रल इडीमा, अगर सेरिब्रल इडीमा है, सीवियर केसेस में अगर सेरिब्रल इडीमा हो गया है तो वहां पे हम कंफ्यूजन देख सकते हैं। ओके, लास्ट आता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में असाइटस देखा जा सकता है। असाइटस क्या होता है, आपको पता है हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे फ्लूइड रहते हैं, जैसे ये ट्रांस फ्लूइड है यहाँ पे, ये ट्रांस फ्लूइड क्या है, जॉइंट्स में जो फ्लूइड रहता है, हमारे पेरिटोनियम में जो फ्लूइड रहता है, हमारे ब्रेन में जो फ्लूइड है, या फिर जो हमारे स्टमक में फ्लूइड है, ये सारे फ्लूइड्स क्या होते हैं, ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल देखा जाए तो स्टमक के पास भी फ्लूइड होते हैं और वो जब फ्लूइड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं असाइटस। ठीक है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में आपको असाइटस भी देखने को मिलेगा। फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन एब्डोमेन, एब्डोमेन में जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एसाइटस बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, ये था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अगर आपको ऐसे सेपरेट नहीं लिखना है तो आप एक साथ भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप सिस्टम वाइज लिखोगे तो ये देखने में ज्यादा अच्छा लगता है और आपके स्कोरिंग जो आपके मार्क्स होंगे वो भी बढ़ जाते हैं, मतलब अच्छे से मिलते हैं। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक आज का, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस एंड देन ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशंस, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।